तो चलिए फिर आज का क्लास शुरू किया जाए। जैसा कि हम सभी लोग को ये पता है कि जो पिछली वाली वीडियो थी उस वीडियो में हम लोग मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक एनपीसीए के बारे में चर्चा किए थे। आज हम लोग एक नए क्लास के साथ इस वीडियो की शुरुआत करेंगे। आज हम लोग का एक टॉपिक रहेगा, जो टॉपिक रहेगा कच्छ में उपस्थित मैंग्रोव वन के बारे में। तो टॉपिक का नाम रहेगा कच्छ के खाड़ी में उपस्थित मैंग्रोव वन। ठीक, तो आज कच्छ मैंग्रोव वन के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे और इसी में ये चर्चा करेंगे कि जो कच्छ में उपस्थित जो मैंग्रोव वन होते हैं वो किस भौगोलिक दशा में उत्पन्न होते हैं, उनके लिए क्या क्या भौगोलिक दशाएं चाहिए और वो किस प्रकार से भूमिका निभाते हैं पर्यावरणीय दशाओं में, बाढ़ के नियंत्रण में, ज्वारीय गतिविधि में। इन सभी बातों पर हम लोग चर्चा आगे करेंगे। इस वीडियो में फ़िलहाल हम लोग शुरू करते हैं अपने एक नेक्स्ट टॉपिक के साथ, जिसका नाम है कच्छ मैंग्रोव वन। तो आज का जो वीडियो रहेगा हम लोग का, उसका नाम है कच्छ मैंग्रोव वन। क्या नाम है? कच्छ मैंग्रोव वन। तो हम लोग के वीडियो का क्या नाम है? कच्छ मैंग्रोव वन। आज हम लोग का टॉपिक है कच्छ मैंग्रोव वन। ठीक, तो टॉपिक का नाम क्या है? कच्छ मैंग्रोव वन। तो चलिए हम लोग टॉपिक को शुरू किए। सबसे पहले हम लोग देखेंगे दो मुख्य बातों को। पहला मैंग्रोव वन और दूसरा कच्छ। तो हम लोग अगर ध्यान से देखें तो कच्छ मैंग्रोव वन में ऐसे वनस्पति आते हैं, याद रखिए ये करैक्टर रहेगा यहाँ पर पाए जाने वाले वनस्पतियों का। इसमें ऐसे वनस्पति आते हैं, वनस्पति का मतलब ऐसे पेड़ पौधे आते हैं, यहाँ ऐसे वनस्पतियों की प्रजाति पाई जाती है जो उच्च तापमान के बाद उच्च ज्वार, अगर और ध्यान से देखिए हम लोग दृढ़ पवन वेग, मतलब तेज पवन वेग, दृढ़ पवन वेग, और सबसे बड़ी बात क्या होता है? उच्च ज्वार, दृढ़ पवन वेग। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात क्या होती है? इसमें जो वनस्पति होते हैं वो उच्च लवणता को भी सहन कर सकते हैं, उच्च लवणता। अब इसको हम लोग समझेंगे एक एक करके। तो सबसे पहले हम लोग को ये जानना बहुत ज़रूरी है कि जो कच्छ मैंग्रोव वन होते हैं, कच्छ मैंग्रोव वन में जो वनस्पतियाँ पाई जाती हैं वो वनस्पति उच्च तापमान सहन करने की क्षमता रखते हैं, वो उच्च ज्वार को भी झेलती है। यहाँ जो पवनें चलती हैं वो बहुत तेज़ी से चलती हैं, उन पवन को भी झेलने की क्षमता होती है इनके अंदर। और सबसे बड़ी बात, ये जो वनस्पतियाँ होती हैं ये उच्च लवणीय दशाओं में होती है। मतलब यहाँ जो होता है, यहाँ जो वनस्पति पाई जाती है उनमें NaCl की मात्रा को सहन करने की अधिक क्षमता होती है। यहाँ का जो पानी होता है वो खारा होता है, ये खारे पानी में भी डेवलप हो सकती है। अगर आगे हम लोग ध्यान से देखें कच्छ मैंग्रोव वन के बारे में तो सबसे बड़ी बात क्या होती है? जो मैंग्रोव वन होते हैं ये जो होते हैं ये बाढ़ नियंत्रण में सहायता करते हैं। जब कभी बहुत तेज़ी से समुद्र के तट पर कोई तूफान, चक्रवात आदि चलता है तो ये मैंग्रोव वन से टकराने के बाद उसकी जो गति होती है वो धीमी हो जाती है। तो सबसे महत्वपूर्ण बात हम लोग कच्छ मैंग्रोव वन में देखेंगे कि यहाँ की जो वनस्पतियाँ पाई जाती हैं वो उच्च तापमान, उच्च ज्वार, दृढ़ पवन वेग और उच्च लवणता को सहन करने की क्षमता रखती है। अगर हम लोग इसी टॉपिक में आगे बढ़ें तो हम लोग ध्यान से देखें, यहाँ जो पारिस्थितिकी तंत्र पाई जाती है, यहाँ पर जो पारिस्थितिकी तंत्र विकसित होती है, पारिस्थितिकी तंत्र यहाँ पर जो विकसित होती है वो भी जो विविधता के दृष्टिकोण से क्या होती है? बेहद ही महत्वपूर्ण होती है। तो यहाँ पर जो पारिस्थितिकी तंत्र विकसित होती है वो किस दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण होती है? जो विविधता के दृष्टिकोण से क्या होती है? जो विविधता की दृष्टिकोण से बेहद महत्वपूर्ण होती है। तो ये भी बात याद रखना है हम लोग को, बेहद महत्वपूर्ण होती है। अगर हम लोग ध्यान से देखें तो ये जो होता है, ये जो मैंग्रोव वन होता है, ये सबसे खास बात क्या है हम लोग अभी समझेंगे।
मान लीजिए ये है स्थल और ये है समुद्र। बेहद इंपॉर्टेंट टॉपिक रहेगा ये, समझिए ये है स्थल, ये है समुद्र। इसको ऐसे समझेंगे कि मान लीजिए ये कोई ज़मीन है, अर्थात ये पूरा क्या है, ये पूरा ज़मीन है। और इसके बाद यहाँ ये क्या शुरू हो रहा है, ये शुरू हो रहा है सागर, ठीक, या समुद्र। ये ऊपर वाला स्थल है, ये है सागर या समुद्र। और इसी के बीच में क्या पाए जाते हैं, मैंग्रोव वन पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं, मैंग्रोव वन। तो ये जो मैंग्रोव वन होते हैं ये स्थल और समुद्र के बीच में एक सेतु का काम करते हैं। किसका काम, सेतु का काम करते हैं। ये भी याद रखना कि जो मैंग्रोव वन होते हैं ये स्थल और समुद्र के बीच में किसका काम करते हैं, सेतु का काम करते हैं, अर्थात इसे जोड़ने का काम करते हैं। इससे होता क्या है, जब बहुत तीव्र गति से यहाँ से समुद्री पवनें चलती हैं, या मान लीजिए कोई चक्रवात या तूफान चलता है, ये जब टकराता है तो याद रखिए स्थल से पहले क्या पड़ रहा है, स्थल से पहले पड़ता है जो सेतु का काम करता था मैंग्रोव वन। तो जब समुद्र से तेजी से चक्रवात अर्थात ये चक्रवात या तूफान चलते हैं तो ये मैंग्रोव वनों से टकराने के बाद इनकी जो गति होती है वो क्या हो जाती है, धीमी हो जाती है। जिससे क्या होता है कि जो तटवर्ती इलाका है यहाँ जान माल का जो हानि होता है वो कम से कम होता है, और यहाँ बाढ़ का भी जो खतरा होता है वो क्या हो जाता है, कम हो जाता है। इसलिए मैंग्रोव वन जो होता है वो किसी भी देश के लिए बहुत महत्वपूर्ण पारिस्थितिकी तंत्रों में माना जाता है। तो याद रखिए, अगर हम लोग ध्यान से देखें तो मैंग्रोव वन की एक विशेषता भी है कि मैंग्रोव वन का एक उपयोगिता भी है। मैंग्रोव वन जो होते हैं वो समुद्र से चलने वाले चक्रवात या तूफानों की जो गति होती है उस गति को क्या कर देते हैं, धीमा कर देते हैं, जिससे क्या नहीं आता, बाढ़ जैसे समस्या उत्पन्न नहीं होती है, और इससे कम से कम तटवर्ती इलाकों में जान माल की हानि होती है। ये बेहद इंपॉर्टेंट बात है जिसे हम लोग को समझना चाहिए। अगर हम लोग ध्यान से आगे देखें तो एक खास बात यह है कि अगर टोटल हम लोग पूरा वर्ल्ड लें, क्योंकि ये कभी कभी पीसेस का क्वेश्चन बन जाता है वर्ल्ड नारायण में, पूरा वर्ल्ड, पूरा विश्व, अगर हम लोग पूरे विश्व में ध्यान से देखें तो पूरे विश्व का केवल 3% जो मैंग्रोव वन होता है वो कहाँ पाया जाता है, मैंग्रोव वन वो कहाँ पाया जाता है, भारत में। तो ये भी बेहद इंपॉर्टेंट एक छोटी सी बात थी कि अगर हम ध्यान से देखें विश्व के लेवल पर तो पूरे विश्व में यदि 100% मैंग्रोव वन है तो 100% का केवल 3% मैंग्रोव वन कहाँ पाया जाता है, वो पाया जाता है भारत में। कहाँ पाया जाता है, भारत में पाया जाता है। अगर हम लोग आगे इसी क्रम में आगे बढ़े तो हम लोग ध्यान से देखें तो एक बेहद इंपॉर्टेंट टॉपिक ये भी बनता है, भारतीय वन सर्वेक्षण विभाग के द्वारा। किसके द्वारा, भारतीय वन सर्वेक्षण विभाग के द्वारा। किसके द्वारा, तो भारतीय वन सर्वेक्षण विभाग के द्वारा प्रत्येक 2 वर्ष में, कितने वर्षों में, प्रत्येक 2 वर्ष, 2 वर्ष बाद, प्रत्येक 2 वर्ष में एक रिपोर्ट प्रकाशित करता है। क्या प्रकाशित करता है, एक रिपोर्ट। याद रखिए, भारतीय वन सर्वेक्षण विभाग के द्वारा प्रत्येक 2 वर्षों में एक रिपोर्ट प्रकाशित की जाती है जिसे हम लोग भारतीय वन स्थिति रिपोर्ट कहते हैं, ठीक। तो उसी में 17वीं वन स्थिति रिपोर्ट, कौन सी रिपोर्ट, 17वीं वन स्थिति रिपोर्ट। तो याद रखिए 17वीं वन स्थिति रिपोर्ट जो 2021 का नाम क्या है, तो 17वीं वन स्थिति रिपोर्ट 2021 ये कब लाया गया, तो 13 जनवरी 2022 में। याद रखिए, समझा रहे से क्या है ये। तो अगर हम लोग ध्यान से देखें तो भारतीय वन सर्वेक्षण विभाग के द्वारा प्रत्येक 2 वर्षों में भारत की वन स्थिति की रिपोर्ट पेश की जाती है। तो अगर हम लोग ध्यान से देखें तो 17वीं वन स्थिति रिपोर्ट 2021 प्रकाशित की गई, वो कब प्रकाशित की गई, तो याद रखिए इसका नाम, रिपोर्ट का नाम क्या है, 17वीं वन स्थिति रिपोर्ट 2021। रिपोर्ट का क्या नाम है, 17वीं वन स्थिति रिपोर्ट 2021। ये प्रकाशित कब की गई, तो 13 जनवरी 2022 को। तो याद रखिए 17वीं वन स्थिति रिपोर्ट 2021 प्रकाशित कब की गई, तो 13 जनवरी 2021 को। इसमें क्या बताया गया, इसमें यह बताया गया कि जो कच्छ है, जो कच्छ वनस्पति का क्षेत्रफल है, किसका, कच्छ वनस्पति का
क्षेत्रफल, किसका क्षेत्रफल, कच्छ वनस्पति का क्षेत्रफल, वो टोटल अगर हम लोग देखें क्षेत्रफल के आधार पे तो 4,992 वर्ग किलोमीटर है। कितना है, 4,992 वर्ग किलोमीटर। तो 17वीं वन स्थिति रिपोर्ट में 2021 जो 13 जनवरी 2022 को प्रकाशित की गई, उसमें भारत सरकार के द्वारा अर्थात भारतीय वन संरक्षण विभाग के द्वारा यह बताया गया कि जो भारत में कच्छ में पाए जाने वाले वनस्पतियों का जो क्षेत्रफल है वो मात्र 4,992 वर्ग किलोमीटर में है, जो टोटल भारत के भौगोलिक क्षेत्र का केवल 0.1% है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो टोटल भौगोलिक क्षेत्रफल का कितना है, याद रखिए ऐसे प्रश्न ही पूछ लिए जाते हैं। भारत के टोटल भौगोलिक क्षेत्रफल का केवल 0.15% ही है भारत में मैंग्रोव वन। जैसे हम लोग अगर इधर अलग स्लाइड में से देखें तो मान लीजिए ये है टोटल क्षेत्रफल, किसका टोटल क्षेत्रफल, भारत का। जिसका 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है कि नहीं है। अगर हम लोग देखें तो भारत का टोटल क्षेत्रफल कितना, 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है भारत का टोटल क्षेत्रफल। तो भारत के टोटल क्षेत्रफल का अगर हम लोग प्रतिशत के आधार पर निकालें, अगर हम लोग देखें कि जो भारत का टोटल क्षेत्रफल कितना है 32,87,263 वर्ग किलोमीटर, अगर इसमें से हम लोग देखें तो केवल 4,992 वर्ग किलोमीटर में कितना, 4,992 वर्ग किलोमीटर में ही क्या पाए जाते हैं, कच्छ वनस्पति पाई जाती है। कौन सी वनस्पति, कच्छ वनस्पति। तो हो गया क्षेत्रफल के आधार पर टोटल कितना। तो भारत के टोटल क्षेत्रफल 32,87,263 वर्ग किलोमीटर में केवल 4,992 वर्ग किलोमीटर ही क्या पाए जाते हैं, कच्छ वनस्पति पाए जाते हैं। अगर हम इसका प्रतिशत निकालें तो टोटल भारत के क्षेत्रफल के 100% क्षेत्रफल का जो मैंग्रोव वन है ये केवल कितना है, 0.15%। ये बेहद ही इंपॉर्टेंट डाटा है। तो अगर हम लोग क्षेत्रफल के आधार पर देखेंगे तो कच्छ वनस्पति अर्थात मैंग्रोव वन जो है 4,992 वर्ग किलोमीटर पर फैला है। अगर हम लोग इसे प्रतिशत के हिसाब से देखें तो भारत के टोटल 100% क्षेत्रफल में केवल 0.15% क्षेत्रफल ही किसमें आता है, मैंग्रोव वन में आता है। आगे अगर हम लोग ध्यान से देखें तो एक इसमें बेहद इंपॉर्टेंट टॉपिक ये भी बनता है। अगर हम लोग देखें तो 2019 में ये 4,975 किलोमीटर था। कितना था, 4,975 किलोमीटर। तो याद रखिए जो मैंग्रोव वन जो कच्छ वनस्पति का क्षेत्रफल था वो 2019 में कितना था, 4,975। लेकिन अगर हम लोग देखें 2021 वाली रिपोर्ट में कितना हो गया था, तो ये हो गया था बढ़ के 4,992। कितना हो गया था, 4,992। उस हिसाब से अगर हम लोग ध्यान से देखें तो इसमें क्या हुआ, तो वृद्धि हुई। तो ये भी याद रखिएगा। तो कच्छ वनस्पति में अगर हम लोग ध्यान से देखें तो 2019 की रिपोर्ट के हिसाब से और 2021 की रिपोर्ट के हिसाब से तो किस में वृद्धि हुई, तो 2021 में वृद्धि हुई। इसमें सबसे ज़्यादा अगर हम लोग ध्यान से देखें सबसे अधिक वृद्धि कहाँ हुई, तो उड़ीसा में। तो मैंग्रोव वन में सबसे अधिक वृद्धि कहाँ हुई, उड़ीसा। उड़ीसा के बाद महाराष्ट्र, महाराष्ट्र के बाद कर्नाटक। ठीक, तो चलिए हम लोग चित्र बनाकर देख लेते हैं। तो याद रखिए मैंग्रोव वन में सबसे अधिक वृद्धि कहाँ हुई, तो मैंग्रोव वन अर्थात कच्छ वनस्पति में सबसे अधिक वृद्धि कहाँ हुई, तो उड़ीसा। उड़ीसा, उड़ीसा के बाद कहाँ, तो महाराष्ट्र। महाराष्ट्र के बाद कहाँ, कर्नाटक। तो इन तीनों राज्यों में मैंग्रोव वन में जो हुई वृद्धि हुई। याद रखिए केवल एकमात्र राज्य गुजरात में, कहाँ, गुजरात में 2 वर्ग किलोमीटर का क्या हुआ, 2 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल में क्या आया, कमी। क्या आया, कमी। तो अगर क्वेश्चन पूछा जाएगा कि मैंग्रोव वन में कहाँ कमी देखने को मिला, तो एकमात्र राज्य गुजरात में 2 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल में क्या देखने को मिला, तो कमी देखने को मिला। अब चलिए जो हम लोग टॉपिक शुरू किए थे सबसे खास बात तो रह ही गया था। अगर हम लोग ध्यान से देखें तो जैसे अगर देखा जाए तो अभी बताए थे जहाँ उच्च लवणता हो, जहाँ उच्च तापमान हो, जहाँ उच्च दृढ़ वेग हो, जहाँ दलदली मिट्टी हो, कौन सी मिट्टी,
दलदली मिट्टी। वहीं पर कौन सी वनस्पति पाई जाती है? वहीं पर पाई जाती है कच्छ वनस्पति। कौन सी वनस्पति? कच्छ वनस्पति, अर्थात कौन सा वन? मैंग्रोव वन। तभी हम लोग ध्यान से देखें तो हम लोग को 3 ऐसे राज्य मिले जहाँ मैंग्रोव में क्या हुआ? वृद्धि। तो पहला कौन सा राज्य था? उड़ीसा। ठीक, दूसरा कौन सा राज्य था? कौन सा राज्य था? महाराष्ट्र। यहाँ क्या देखने को मिला? वृद्धि। और तीसरा क्या था? कर्नाटक। ठीक, अगर हम लोग ध्यान से देखें तो महाराष्ट्र राज्य के द्वारा मैंग्रोव वन को आरक्षित वन घोषित किया गया। क्या घोषित किया? आरक्षित। तो महाराष्ट्र सरकार के द्वारा किस वन को? मैंग्रोव वन को क्या घोषित किया गया? आरक्षित वन। कौन सा वन? आरक्षित वन। तो याद रखिए, बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि किस राज्य सरकार के द्वारा मैंग्रोव वन को आरक्षित वन घोषित किया गया? तो किस सरकार के द्वारा? महाराष्ट्र सरकार के द्वारा। तो ये कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक थे जो हम लोग कवर किए। चलिए इसी में एक रिपोर्ट हम लोग और ध्यान से देखते हैं। चलिए हम लोग एक और रिपोर्ट देखते हैं इसी में, इस टॉपिक में ऐड किया जाए। उस रिपोर्ट का नाम है मैंग्रोव, जिसे मैक के नाम से जाना जाता है, मेसी के नाम से। तो मैंग्रोव अलायंस, मैंग्रोव अलायंस फॉर क्लाइमेट। तो चलिए एक और रिपोर्ट पढ़ा जाए। रिपोर्ट का नाम क्या है? मैंग्रोव अलायंस फॉर क्लाइमेट। बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिए। हम बार बार बस यही बताते हैं कि अगर हम लोग कोई भी टॉपिक को ये समझेंगे टॉपिक इंपॉर्टेंट नहीं है तो याद रखिए परेशानी खड़ी कर सकती है एग्जाम में। तो मैंग्रोव अलायंस फॉर क्लाइमेट ये एक रिपोर्ट है। ये रिपोर्ट कब प्रकाशित की गई? तो चलिए ध्यान से देखते हैं। तो मैंग्रोव अलायंस फॉर क्लाइमेट, इसे किस नाम से जाना जाता है? इसे MAC, मैक के नाम से भी जाना जाता है। किस नाम से? मैक। ठीक, मैंग्रोव अलायंस फॉर क्लाइमेट। तो हम लोग ध्यान से देखें, मैंग्रोव अलायंस फॉर क्लाइमेट ये रिपोर्ट क्या है? ये रिपोर्ट क्या बताती है? तो अगर हम लोग ध्यान से देखें तो इसमें क्या बताया गया? ये रिपोर्ट जो प्रकाशित की गई तो हम लोग देखे थे भी हाल ही में COP27 का आयोजन किया गया था। ठीक, तो COP27 जो कहाँ हुआ था? तो किस शहर में हुआ था? चलिए बताइए, याद हो तो मिस्र के शर्म, ये टॉपिक कवर किया गया था ऑफलाइन क्लास में, शर्म उल शेख शहर में। किस शहर में? शर्म उल शेख शहर में। तो याद रखिए, अगर हम लोग ध्यान से देखें तो मैंग्रोव अलायंस फॉर क्लाइमेट नामक जो रिपोर्ट प्रकाशित की गई थी वो COP27 जो बैठक हुई थी जलवायु के लिए, COP27 की जो बैठक होती है उसके लिए ये बैठक कहाँ हुई थी? COP27। तो ये जो काउंसिल ऑफ पार्टीज की जो बैठक हुई थी वो हुई थी मिस्र के शर्म उल शेख शहर में। तो इसी मिस्र के शर्म उल शेख शहर में 2 देश, जैसे पहला अगर ध्यान से देखें तो पहला हो जाएगा UAE, ठीक, और दूसरा हो जाएगा इंडोनेशिया। तो COP27 जो मिस्र के शर्म उल शेख शहर में हुई थी, वहाँ UAE, संयुक्त अरब अमीरात और इंडोनेशिया, इन दोनों देशों के द्वारा किस रिपोर्ट की पहल शुरू की गई? तो मैक नामक जो रिपोर्ट थी उसकी शुरुआत की गई। और उसमें क्या कहा गया? तो मैक नामक कार्यक्रम किसके द्वारा शुरू किया गया? तो UAE और इंडोनेशिया के द्वारा क्या किया गया? शुभारंभ किया गया। और ये कहाँ शुभारंभ किया गया? किस बैठक में? तो COP के जो 27वां बैठक था जो मिस्र के शर्म उल शेख में हुआ था। इसमें क्या कहा गया? इसमें कहा गया कि जो मैक नामक कार्यक्रम चलाया जाएगा वो मैक नामक कार्यक्रम से तटवर्ती क्षेत्रों में आगे इधर देखें तो जो मैक नामक कार्यक्रम चला, कौन सा कार्यक्रम? मैक नामक जो कार्यक्रम चला ये हम लोग देखेंगे। तो मैक नामक कार्यक्रम में मैंग्रोव वन को क्या किया जाएगा? बढ़ाया जाएगा। क्या किया जाएगा? बढ़ाया जाएगा। तो मैक नामक कार्यक्रम में यह क्या था? मैंग्रोव अलायंस फॉर क्लाइमेट। ठीक,
तो मैग्रो इसमें क्या कहा गया, मैक नामक कार्यक्रम में कहा गया या मैक की रिपोर्ट में कहा गया कि जो मैग्रो 1 है उन्हें बढ़ाया जाएगा। इससे क्या होगा, तो इस संसाधन से, किस संसाधन से, मैग्रो 1 जो कि एक संसाधन है, एक संसाधन के रूप में काम करता है, इस संसाधन से हम लोग देखेंगे तो तटवर्ती क्षेत्रों में, किस क्षेत्र में, तटवर्ती क्षेत्रों में बाढ़ जैसी समस्याओं से, बाढ़ जैसी समस्याओं से क्या किया जा सकता है, निपटा जा सकता है। ठीक, निपटा जा सकता है। और साथ ही अगर हम लोग ध्यान से देखें तो सबसे खास बात क्या हो जाएगा, जो समुद्र का जलस्तर बढ़ रहा है, समुद्र का जलस्तर जो बढ़ रहा है, या तक कि बढ़ने का संबंध होता है, तो समुद्र का जलस्तर जो बढ़ रहा है उसे तटवर्ती जो इलाके हैं वहाँ भी बाढ़ से क्या किया जा सकता है, बाढ़ पर नियंत्रण किया जा सकता है, किया जा सकता है। थोड़ा सा राइटिंग गड़बड़ है क्योंकि इस पर लिखता नहीं बनता। चलिए आगे देखें ध्यान से। हम लोग अगर ध्यान से देखें तो इस पहल में, किस पहल में, तो मैक नामक पहल में, क्या है, मैग्रो अलायंस फॉर क्लाइमेट, इस पहल में जो रिपोर्ट निकल के सामने आई उसमें कहा गया कि जो मैग्रो 1 है, मैग्रो 1 वो पृथ्वी की सतह पर, पृथ्वी के सतह पर केवल 0.1% आच्छादित है। कितना है, 0.1% आच्छादित है। तो मैक नामक रिपोर्ट में ये भी कहा गया कि जो मैग्रो 1 है अभी पृथ्वी के सतह पर केवल 0.1% ही क्या है, आच्छादित है। आगे अगर हम लोग ध्यान से देखें तो इसी क्रम में अगर हम लोग देखें तो एक बेहद इंपॉर्टेंट टॉपिक ये भी बनता है। अगर हम लोग मैक कार्यक्रम में देखें तो भी पता चला कि मैग्रो 1 जो होता है वो पृथ्वी की सतह पर केवल 0.1% आच्छादित है, लेकिन ये अपने से 10 गुना अधिक क्या संचय करता है, CO2 का संचय करता है, मतलब CO2 को एब्जॉर्ब करता है, जो कि जलवायु के दृष्टिकोण से बेहद ही महत्वपूर्ण है। ठीक, आगे हम लोग देखें तो इसमें भारत किसके द्वारा, भारत के द्वारा किस कार्यक्रम में, मैक नामक कार्यक्रम में भारत के द्वारा 8 अप्रैल, मतलब 8 नवंबर, सॉरी गलत हो गया था, 8 नवंबर 2022 में क्या किया गया, शामिल किया गया। तो याद रखिए अगर हम लोग ध्यान से देखें तो जो मैक नामक कार्यक्रम चलो उसमें बताया गया जो मैग्रो 1 है ये पृथ्वी की सतह पर केवल 0.1% क्या है, आच्छादित है। उस हिसाब से अगर देखेंगे तो ये अपने से 10 गुना अधिक क्या करते हैं, CO2 का संचय करते हैं। भारत इस कार्यक्रम में, मैक नामक कार्यक्रम में जो भारत शामिल हुआ था वो 8 नवंबर 2022 को शामिल हुआ, ये भी याद रखिएगा। तो भारत कब शामिल हुआ मैक नामक कार्यक्रम में, 8 नवंबर 2022 को ये शामिल हुआ। ठीक, आगे अगर हम लोग ध्यान से देखें इस कार्यक्रम में ऑलरेडी 2 देश शामिल थे। कौन कौन से देश, UAE, इंडोनेशिया। आगे देखें तो फिर भारत 8 नवंबर 2022 को शामिल हुआ, साथ में श्रीलंका भी शामिल हो गया, श्रीलंका के बाद जापान भी शामिल हो गया और ऑस्ट्रेलिया भी इसमें शामिल देश है। तो ये जो कार्यक्रम था ये मैक नामक कार्यक्रम था, मैग्रो अलायंस फॉर क्लाइमेट नामक कार्यक्रम, जो कॉप के 27वें बैठक में जो कि मिस्र के शर्म एल शेख शहर में हुआ था, वहाँ इसको डिसाइड किया गया इंडोनेशिया और UAE के द्वारा कि मैक नामक एक कार्यक्रम चलाया जाएगा जिसके तहत हम लोग क्या करेंगे, अधिक से अधिक मैग्रो 1 को लगाएंगे जिससे क्या हो जाएगा, बाढ़ नियंत्रण किया जा सकता है। इसमें भारत जो शामिल हुआ 8 नवंबर 2022 को भारत शामिल हुआ। और फिर हम लोग ये भी देखें कि जो मैग्रो 1 है वो टोटल पृथ्वी के क्षेत्रफल पर केवल 0.1% आच्छादित है, मतलब ये बेहद ही जो इनकी संख्या वो कम है, क्योंकि ये क्या करते हैं, अधिक से अधिक CO2 को क्या करते हैं, संचित करते हैं और जलवायु को क्या करते हैं, संतुलित करते हैं।
हम लोग आगे देखें तो इसमें छोटा सा एक टॉपिक बनता है मिष्टी योजना। कौन सा योजना? मिष्टी योजना। चलिए देखते हैं कौन सी योजना। मान लीजिए एग्जाम में आ गया मिष्टी योजना। ये जो मिष्टी योजना था किसके द्वारा चलाया गया? भारत सरकार के द्वारा चलाया गया। किसके द्वारा? भारत सरकार के द्वारा। तो मिष्टी योजना जो कि भारत सरकार के द्वारा चलाया गया, इसका उद्देश्य क्या था? इसका उद्देश्य था मैग्रो वन, याद रखिएगा, मैग्रो वन में वृद्धि करना। क्या करना? मैग्रो वन में वृद्धि करना। तो ये था मिष्टी योजना जो कि भारत सरकार के द्वारा चलाया गया, अभी भी चल रहा मिष्टी योजना, जिसका उद्देश्य क्या है? अधिक से अधिक मैग्रो वन को लगाना और मैग्रो वन में क्या करना? वृद्धि करना। चलिए आगे हम लोग ध्यान से एक बात और देखते हैं। एक बेहद इंपॉर्टेंट टॉपिक बनता है ज्वारनादमुख बायोम के बारे में। थोड़ा सा है, हम लोग उसे भी देख लेते हैं ज्वारनादमुख बायोम क्या होता है, और फिर इस टॉपिक को ख़त्म किया जाए, बाकी चैप्टर भी खत्म हो जाएगा, तो नेक्स्ट चैप्टर शुरू किया जाएगा और देखा जाएगा उसमें क्या पढ़ना। हालांकि पहले हम लोग मिष्टी योजना एक बार फिर से देख लें। यह जो मिष्टी योजना है ये भारत सरकार के द्वारा चलाया गया। मिष्टी योजना का जो उद्देश्य क्या था? इसका उद्देश्य था कि अधिक से अधिक मैग्रो वन को लगाया जाए, जिससे मैग्रो वन में क्या हो? वृद्धि हो। चलिए आप लोग ही बताइए, अगर मैग्रो वन में वृद्धि होगा तो इससे लाभ क्या होगा? तो अभी हम लोग चर्चा किए थे कि अगर मैग्रो वन में वृद्धि होता है तो इससे क्या होता है? मैग्रो वन में वृद्धि होने से तो जो तटवर्ती इलाके होते हैं, कौन से इलाके? ये तटवर्ती जो इलाके होते हैं, यहाँ जब तेजी से चक्रवात या तूफान चलेगा तो किसे टकराएगा? चूँकि अभी बताए जो मैग्रो वन होते हैं वो स्थल और समुद्र के बीच में क्या काम, किसका काम करते हैं? सेतु का काम करते हैं। तो बीच में क्या पड़ जाएगा? मैग्रो वन पड़ जाएंगे, और जब इनसे चक्रवात या तूफान टकराएंगे तो उनकी जो गति होगी वो क्या हो जाएगा? धीमा हो जाएगा, जिससे तटवर्ती इलाकों में कम से कम क्या होगा? हानि होगा। तो भारत सरकार के द्वारा इसी को ध्यान में रखते हुए मैग्रो वन वृद्धि करने के लिए कौन सी योजना चलाएगी? मिष्टी नामक योजना चलाएगी। तो चलिए आगे एक और टॉपिक बनता है, हम लोग ध्यान से देखें तो उसका नाम है ज्वारनादमुख बायोम। बहुत सिंपल टॉपिक है, हम लोग देख लेते हैं, कभी कभी एग्जाम में क्वेश्चन बन जाता है तो दिक्कत हो जाती है। चलिए आगे देखें हम लोग, तो टॉपिक का नाम क्या है? ज्वारनादमुख। ज्वारनादमुख बायोम। कौन सा बायोम? ज्वारनादमुख बायोम। चलिए तो पहला टॉपिक इसमें क्या है, क्या बन रहा है? ज्वारनादमुख। ठीक, पहले से देखिए, बायोम तो हम लोग को पता है, पृथ्वी पर आयोजन समस्त पेड़ पौधे जीव जंतुओं का सम्मिलित रूप होता है बायोम। बहुत दिन से हम लोग क्लास किए उसको। देखें ज्वारनादमुख तो क्या होता है, इसमें क्या होता है कि अगर हम लोग देखें तो ये है उत्तर भारत, और ऊपर का ये वाला जो क्षेत्र है, ये वाला क्षेत्र है हिमालयन क्षेत्र। ठीक, ये पूरा कौन सा क्षेत्र है? हिमालयन क्षेत्र। तो यहाँ से जो हिमालयन क्षेत्र से जो नदियाँ निकल, चलिए तो अभी हम लोग देखें तो दो प्रकार की नदियाँ होती हैं। कितने प्रकार की? दो। एक तो दक्षिण भारत की नदियाँ होती हैं, यहाँ वाली दक्षिण भारत की नदियाँ, एक होती है उत्तर भारत की नदियाँ। जो उत्तर भारत की नदियाँ होती है वो अधिकतर कहाँ से निकलती है? हिमालयन क्षेत्र से। वो जो हिमालयन क्षेत्र से निकलती है, इसे सिंधु नदी तंत्र हो गया, गंगा नदी तंत्र हो गया, ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र हो गया, ये हिमालय से होते हुए आती है। और जब हिमालय से होते हुए नदियाँ आती है तो अपने साथ अधिक से अधिक कंकड़ मिट्टी कचड़ा लेकर आती है। ठीक, जिससे क्या होता है कि नदी किसका निर्माण करती है? डेल्टा का निर्माण करती है। किसका निर्माण करती है? डेल्टा का। एकदम तट से जुड़ी हुई रहती है डेल्टा। ठीक, किसका निर्माण करती है? डेल्टा का। लेकिन क्या होता है दक्षिण भारत की नदियाँ, चूंकि पूरा दक्षिण भारत किससे मिलकर बना है? ये पूरा दक्षिण भारत मिलकर बना है पठारों से। किससे? पठारों से। हम लोग को पता है कि जब अरब सागरीय प्लेट और भारतीय प्लेट आपस में टकराई थी तो ज्वालामुखी का उद्गार हुआ था, उसी से बना था दक्षिण भारत। तो ये पूरा दक्षिण भारत किससे निर्मित है? पठारों से। तो इससे क्या होता है, यहाँ से जब नदियाँ निकलती है तो अधिक से अधिक वो कचरा जमा नहीं कर पाती, मिट्टी कंकड़, और नदियों का स्पीड कम नहीं होता। तो नदियाँ क्या करती हैं? नदियाँ इसको जो होता है, जो कचरा होता है, इसे तट के मुख पर नहीं, ये कहाँ फेंक देती है? समुद्र में फेंक देती है। कहाँ फेंकती है? समुद्र में। तो जब नदियाँ अपने द्वारा लाएगी मिट्टी को समुद्र के किनारे या तट के किनारे इकट्ठा ना करने के बजाय ये इसे समुद्र में इकट्ठा करें। कहाँ इकट्ठा करें? समुद्र में। तो उसे हम लोग क्या कहते हैं? उसे कहते हैं हम लोग एक्चुरी कहते हैं। क्या कहते हैं? एस्चुरी।
चलिए एस्चुरी ही कहते हैं। क्या कहते हैं? एस्चुरी कहते हैं। तो एस्चुरी क्या होता है? एस्चुरी जब नदियाँ अपने द्वारा लाई गई मिट्टियों को क्या कहते हैं, समुद्र के तट पर इकट्ठा ना करके समुद्र में गिरा देती हैं, तो उससे किसका निर्माण होता है? एस्चुरी का निर्माण होता है। याद रखिए, एस्चुरी एक ऐसा स्थान होता है जहाँ डेल्टा के भी गुण पाए जाते हैं, अर्थात नदियों के भी गुण होते हैं इसमें, और इसमें किसके गुण होते हैं? इसमें समुद्र के भी गुण पाए जाते हैं। किसके गुण? समुद्र के भी गुण। कैसे? चलिए देखें। तो अगर मान लीजिए ये है दक्षिण भारत, यहाँ से कोई नदी निकली, ठीक, ये नदी जब यहाँ से चली तो अपने साथ क्या लेके आई? कंकड़ मिट्टी लेके आई। लेकिन इसके साथ जो कंकड़ मिट्टी आ रहे हैं, इससे क्या होता है कि नदी का स्पीड कम नहीं हो रहा, क्योंकि अधिक से अधिक मिट्टी कंकड़ अपने साथ नहीं ला रही। तो नदियों का स्पीड अधिक होने की वजह से ये जो मिट्टी कंकड़ है यहाँ जमा ना होकर, यहाँ किनारे पर जमा ना होकर कहाँ जमा हो जाते हैं? समुद्र के थोड़े से किनारे से थोड़ा दूर पर यहाँ जमा हो जाते हैं, मतलब तट से थोड़ा दूर जमा होते हैं। तो अगर ये तट से थोड़ा दूर जमा होते, तो जब नदियों द्वारा लाई गई कंकड़ मिट्टी तट पर जमा ना होकर तट से थोड़ा दूर जमा होता है, तो इसी को हम लोग कहते हैं एस्चुरी। क्या कहते हैं? एस्चुरी कहते हैं। और इसी एस्चुरी में अगर हम लोग ध्यान से देखें तो अभी इसमें किसके किसके गुण पाए जाते हैं? इसमें नदियों के भी तो गुण पाए जा रहे हैं, और साथ में किसके गुण पाए जा रहे हैं? समुद्र के भी, चूंकि ये पूरा क्या है? समुद्र ही तो है ये पूरा। तो इसमें नदियों के द्वारा लाई गई मिट्टी के भी गुण है, उसमें समुद्र के भी गुण है। तो एस्चुरी एक ऐसा भाग होता है, ऐसा भूमि होता है जिसमें नदियों के भी गुण पाए जाते हैं और समुद्र के भी गुण पाए जाते हैं। इसलिए क्या होता है, ये जैव विविधता के दृष्टिकोण से बेहद ही महत्वपूर्ण होते हैं। किसके दृष्टिकोण से? जैव विविधता के दृष्टिकोण से, जैव विविधता के दृष्टिकोण से क्या होते हैं? बेहद महत्वपूर्ण होते हैं, महत्वपूर्ण होते हैं। याद रखिए, ये जो होते हैं, ये जो अभी हम लोग चर्चा किए, ये जब नदियों द्वारा मिट्टी लेके आया गया तो अधिक मिट्टी न होने की वजह से नदियों की स्पीड कम नहीं हो पाया, तो नदियाँ जो होता है मिट्टी कंकड़ को तट पर ना इकट्ठा करने की बजाय ये कहाँ इकट्ठा कर देती है? ये समुद्र के या तट से थोड़ा दूर पर, समुद्र के बीच में, मतलब तट से थोड़ा दूर, अर्थात समुद्र में जब ये मिट्टी कंकड़ को इकट्ठा करती है, तो इसे हम लोग क्या कहते हैं? इसे हम लोग कहते हैं एस्चुरी। अभी हम लोग देखें एस्चुरी में किसके गुण पाए जाते हैं? तो नदियों के भी गुण पाए जाते हैं और साथ में समुद्र के भी गुण पाए जाते हैं। तो इसमें नदियों और समुद्र दोनों के गुण पाए जाने की वजह से यहाँ जो होते हैं जैव विविधता अधिक होती है। क्या होती है? जैव विविधता अधिक होती है। अधिक होने की वजह से ये जो होता है, ये अनेक प्रकार के जीव जंतुओं के आवास के रूप में काम करते हैं। किसके रूप में? आवास के रूप में कार्य करते हैं, ठीक। तो ये थे ज्वारनादमुख बायोम। तो ज्वारनादमुख बायोम किससे निर्मित होते हैं? ज्वारनादमुख बायोम जो होते हैं तो नदियों के द्वारा लाई गई मिट्टी कंकड़ जिसे वो तट पर इकट्ठा न करके समुद्र के किनारे इकट्ठा करते हैं, तो वहाँ जो निर्मित जीव जंतुओं का बायोम होता है उसे ज्वारनादमुख बायोम कहते हैं, जिसमें किसका? नदियों और समुद्र दोनों के गुण विकसित होते हैं। इस वजह से वहाँ अनेक प्रकार की जो विविधताएं पाई जाती है, और उसी जो विविधता में अनेक प्रकार के जीव जंतु निवास करते हैं। निवास ही नहीं करते, ये जो ज्वारनादमुख बायोम होता है, ये जो होता है ये प्रदूषक को नियंत्रित भी करता है। अगर हम लोग ध्यान से देखें तो ज्वारनादमुख बायोम में किस प्रकार की नदियाँ इस प्रकार के बायोम का निर्माण करती हैं? तो इसमें नर्मदा आ जाएगी, याद रखिए बेहद इंपॉर्टेंट, ताप्ती आ जाएगी, नर्मदा ताप्ती, और इसके बाद माही भी आ जाएगी। माही के अलावा अगर हम लोग देखें तो मांडवी नदी भी आ जाएगी, मांडवी। तो नर्मदा, ताप्ती, माही और मांडवी, ये चारों नदियाँ जो होती हैं ये ज्वारनादमुख बायोम का निर्माण करती है। तो याद रखिएगा, नर्मदा, ताप्ती, माही और मांडवी, ये सभी नदियाँ क्या करती हैं? तो ज्वारनादमुख बायोम का निर्माण करती है। ज्वारनादमुख बायोम जो होता है वो जैव विविधता के दृष्टिकोण से अधिक महत्वपूर्ण होता है। कारण क्या होता है? चूँकि इस ज्वारनादमुख बायोम में नदियों के भी गुण पाए जाते हैं और समुद्र के भी गुण पाए जाते हैं, जिससे यहाँ अनेक प्रकार की जो विविधता विकसित होती है, और वो जो विविधता जो होती है अनेक प्रकार के जीव जंतुओं के निवास स्थान के रूप में काम करती है और प्रदूषण को संतुलित करने में भी सहायता करती है। तो चलिए आज की क्लास हम लोग यहीं पर ख़त्म करते हैं। बाकी का क्लास हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे क्या है कैसे है। बाकी अभी तो ये क्लास आज यही ख़त्म करना पड़ेगा, बाकी कल मिलते हैं। चलिए बाकी तैयारी करते रहिए मेहनत से।